हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी का आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग बनेगा वीडियो अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आज अयोध्या में राम लला का हो रहे प्राण प्रतिष्ठा का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी हाथ हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ जय श्री राम कह दीजिएगा। आज सबसे बड़ी खुशियां जो पूरे भारतवासियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिल रही है अयोध्या राम मंदिर को लेकर। तो अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार के 276 सैनिकों को वापस भेजेगा अपना भारत। पड़ोसी देश से भागकर मिजोरम आए थे सैनिक, क्या है मामला बता दें। भारत ने म्यांमार के सैनिकों को लौटाने पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कहा है कि म्यांमार के 276 सैनिकों को वापस भेजा जाएगा। विद्रोही गुटों के साथ झड़प के बाद भागकर मिजोरम आए इन सैनिकों की वापसी सोमवार मंगलवार को होगी। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि सैनिकों को वापस लौटाने की कार्रवाई पूरी करने में 2-3 दिन लगने की संभावना है। भारत ने साफ किया है कि म्यांमार से मिजोरम आए 600 से अधिक सैनिकों को उनके देश भेजा जाएगा। म्यांमार के सैनिकों के भारतीय राज्य मिजोरम आने पर समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही समूह के साथ मुठभेड़ के बाद सैनिक बड़ी संख्या में सीमावर्ती प्रदेश मिजोरम आ चुके हैं। असम राइफल्स के अधिकारी ने बताया कि 276 सैनिकों को म्यांमार वायुसेना के विमान से वापस भेजा जाएगा। आइजोल के पास लेंगपुई हवाई अड्डे से पड़ोसी देश के राखीन में सिटवे तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों म्यांमार को लेकर पहले अमित शाह जी ने बड़ा फैसला कर दिया था कि बॉर्डर पर कंटीले तार लगाए जाएंगे, बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी और अब उनके सैनिकों को वापस भेजा जाएगा। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, न्यूजीलैंड के मंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ, कहा 500 साल का लंबा इंतजार कराया खत्म। जी हां दोस्तों, अयोध्या में आज हो रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश ही नहीं दुनिया में भी उत्साह बना हुआ है। न्यूजीलैंड के विनियमन मंत्री डेविड सेमोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उनके नाम भेजे गए संदेश में मंत्री सेमोर ने कहा कि उनके नेतृत्व में 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राम मंदिर निर्माण का पूरा रास्ता साफ होने से न्यूजीलैंड के कई और मंत्रियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। उन सभी की ओर से पीएम मोदी को बधाई का संदेश भेजा गया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। न्यूजीलैंड मंत्री डेविड सेमोर ने जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 500 सालों के बाद ही अयोध्या में यह भव्य राम मंदिर बनाया गया है, जो कि अगले 1000 सालों तक चलने के लिए बनाया गया है। इसके लिए पीएम के साथ साथ सभी भारतवासियों को भी अनंत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी उनको जय श्री राम और थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं देने के लिए। साथ ही साथ इससे एक चीज तो पता चली है कि राम मंदिर की खुशी सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही नहीं, न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देशों में भी है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें ताइवान में भी भारतवंशियों पर राम भक्ति का रंग। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस्कॉन की भजन संध्या में झूमे लोग। जी हाँ, ताइवान में भी भारतीय समुदाय ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर भजन कीर्तन का आयोजन किया। ताइवान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच उत्सव और उल्लास का माहौल देखा गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की बधाई दी। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में आध्यात्मिक उत्साह और लोगों का भजन कीर्तन देखा गया। इस्कॉन की तरफ से आयोजित समारोह में श्रद्धालुओं को राम धुन गुनगुनाते देखा गया। आध्यात्मिक माहौल में भजन कीर्तन में डूबे लोगों को देखकर माहौल राममय हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसे आयोजनों से भारतवंशियों की मौजूदगी के कारण ताइवान के साथ गहरे होते सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण मिलता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ताइवान ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम किया जा रहा है। समुदाय से जुड़े सदस्य अपने घरों से भी समारोह देख सकेंगे और राम भक्ति के रंगों में सराबोर हो जाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें अयोध्या नहीं जा सकेंगे दलाई लामा, इसके पीछे बताई असली वजह। बोध गया में शिक्षा देकर लौट गए मैक्लोडगंज। जी हाँ, तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा सोमवार यानी आज मैक्लोडगंज पहुंच रहे हैं। सोमवार को गगल एयरपोर्ट से लेकर मैक्लोडगंज तक विभिन्न स्थानों पर दलाई लामा का तोरण द्वार लगाकर स्वागत किया जाएगा। घुटनों की तकलीफ के कारण धर्मगुरु अयोध्या ना जा सके, इसके लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया गया था। वो 1.5 महीने बाद सोमवार को बोध गया में शिक्षाएं देने के बाद वापस पहुंचेंगे। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से उनके घुटने में दिक्कत है, उनको चलने में तकलीफ है दोस्तों, ऐसे में ये कारण रही है कि वो अयोध्या नहीं जा सके। इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, भगोड़े नित्यानंद ने भी अयोध्या आने का किया है दावा, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला है न्योता। जी हाँ, भगोड़े स्वयंभू बाबा नित्यानंद ने कहा कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया है। नित्यानंद ने कहा कि वो 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगोड़े नित्यानंद ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है। उसने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि इस ऐतिहासिक और असाधारण घटना को न चूके। इस दिन पारंपरिक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान श्री राम की प्रतिमा को दुनिया के कल्याण के लिए मुख्य देवता के तौर पर स्थापित
किया जाएगा। मुझे इस समारोह का आधिकारिक निमंत्रण मिला है। कैलासा में भी इस दौरान सेलिब्रेशन होगा। यानी कि दोस्तों ये भगौड़ा अयोध्या आने की बात कह रहा है। बहरहाल क्या है रियलिटी वो तो आज पता चल ही जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे के पूरे अमेरिका में निकाली गई है कार बाइक रैली। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका से ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में भारतीय लोग कार और बाइक रैली निकालकर राम के आगमन का जश्न मना रहे हैं। सिलिकॉन वैली के राम भक्तों ने कल भारी बारिश और सर्दी के बीच कार रैली निकाली और जय जय श्री राम के नारे लगाए। लोगों ने अपनी कार बाइक और हाथों में राम का झंडा बुलंद करते नजर आए हैं। जी हाँ, रैली में कमोबेश 1000 कार बाइक और बसों में सवार होकर राम भक्त सिलिकॉन वैली पहुंचे। राम में एक डिजिटल ट्रक को भी शामिल किया गया जिस पर राम की कलाकृतियां दर्शाई गई। तो दोस्तों भारत ही नहीं पूरे दुनिया में राममय धुन बजती दिखाई रही और पूरा देश ही नहीं पूरा पृथ्वी पर एक एक जगह दोस्तों राममय हो चुका है। मानते कि नहीं दोस्तों? इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की ओर चले जहां यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आखिर क्या है ऐलान मोदी कार्यक्रम? ये रहा पूरा का पूरा शेड्यूल। आपको बता दें संयुक्त अरब अमीरात के प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भव्य स्वागत की तैयारी की और इसे ऐलान मोदी का नाम दिया गया है। पीएम मोदी के सम्मान में ये अब तक का सबसे बड़ा भारतीय समुदाय शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी जी 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी के प्रसिद्ध जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच घनिष्ठ संबंधों का जश्न जैसा है और भारतीय समुदाय को अपने सम्मानित नेता के साथ जुड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। ये शिखर सम्मेलन भारत यूएई दोस्ती और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का शानदार प्रदर्शन पेश करेगा। इसमें 400 से अधिक स्थानीय प्रतिभाएं मनमोहक प्रदर्शन करेंगी। ये भारतीय प्रवासियों के लिए पिछले दशक में भारत सरकार की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करने और ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत के भविष्य को दर्शाने वाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी के विश्व गुरु भारत के दृष्टिकोण को बताने वाला क्षण भी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐलान मोदी कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। काले अक्षरों में आप देख पा रहे होंगे सुबह से लेकर के पूरे दिन का ये उनका स्केड्यूल है। दोस्तों अगली खबर की ओर चले जहां 13 साल के लड़के की मौत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया बयान। बदले जाएंगे अब ये नियम। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने भारतीय विमान को उड़ान की इजाजत न मिलने की वजह से बच्चे की मौत पर बयान जारी किया है। मालदीव की मौजूद सरकार ने अधिकारियों से मरीजों के इमरजेंसी ट्रांसफर से जुड़े प्रोटोकॉल को बदलने के लिए कहा है। मालदीव के 13 साल के मोहम्मद जेह खालिद की मौत इलाज न मिलने की वजह से हो गई थी। इस लड़के को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से जेह को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत के डोर्नियर विमान का उपयोग करने की इजाजत नहीं थी। इससे 13 साल के उस जेह की जान चली गई। जेह की मौत के बाद आलोचना का सामना कर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के कार्यालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 13 साल के जेह की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी है। उन्होंने जेह के माता पिता और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रेसिडेंट ने संबंधित अफसरों से कहा है कि गंभीर मरीजों के इस तरह से दूसरे देश जाने से जुड़े प्रोटोकॉल में सभी जरूरी बदलाव किए जाएं ताकि बिना किसी देरी से मरीजों को इलाज मिल सके। तो वहीं दोस्तों मालदीव के सांसद का बड़ा बयान। कहा मोहम्मद मुइजू की भारत से दुश्मनी की कीमत उस बच्चे की जान के बाद पता चली है। जी हाँ, मालदीव के एक सांसद ने इसकी वजह अपने राष्ट्रपति की भारत के साथ दुश्मनी को बताया है। मालदीव के सांसद मिकाइल नसीम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत के प्रति राष्ट्रपति यानी मोहम्मद मुइजू की शत्रुता की कीमत लोगों को अपनी जान की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। बता दें कि ये वही मिकाइल नसीम है जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के नेताओं के अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जवाबदेही और कार्रवाई पर जोर देते हुए संसद को विदेश मंत्री को बुलाने के लिए कहा था। अब ऐसे में दोस्तों इन्होंने क्लियर कहा है कि मुइजू की भारत के साथ दुश्मनी को लेकर मालदीव के लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। यानी कि एक तरीके से तंज कसा है दोस्तों मुइजू की सरकार पर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि अमेरिका की जमीन पर कब्जा कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है। इसीलिए ड्रैगन जमीन से लेकर समुद्र तक हर जगह हथियार की फिराक में है। रियल एस्टेट में नहीं, चाइना दूसरे देशों में खेती की जमीनें खरीद कर भी अपना विस्तार कर रहा है। इसका खुलासा अमेरिका के एग्रीकल्चर विभाग ने किया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार अकेले अमेरिका में ही उसने 4.25 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद रखी है। अब कई अमेरिकी स्टेट इस पर एतराज जताते हुए चीन को बैन कर रहे हैं। अमेरिका में लाखों एकड़ जमीन विदेशी खरीदार खरीद रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख रूप से चीन से जुड़े व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट खबर की बात करें जहां व्लादिमीर पुतिन जल्द करेंगे उत्तर कोरिया का दौरा। 24 साल से कोई रूसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है किम जोंग उन के देश का दौरा। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने बताया है कि पुतिन ने बीते हफ्ते रशिया में उत्तर कोरियाई विदेश
विदेश मंत्री चोई सोन हुई से मुलाकात के दौरान प्योंगयांग का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की है। जाहिर की है KCNN ने उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के सहायक कार्यालय का हवाला देते हुए कहा कि पुतिन ने यात्रा के निमंत्रण के लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को भी धन्यवाद दिया। KCNN ने कहा कि चोई की यात्रा के दौरान रशिया ने यूक्रेन सैन्य अभियान में समर्थन और एकजुटता के लिए उत्तर कोरियाई को धन्यवाद दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा कि रशिया को उम्मीद है कि किम जोंग उनके निमंत्रण पर पुतिन जल्द ही उत्तर कोरिया की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तारीख पर सहमति नहीं बनी है। पुतिन उत्तर कोरिया जाते हैं तो ये 2 दशकों से अधिक समय में किसी रूसी नेता की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा होगी। अगली खबर बता दें, हिंद महासागर के बाद अरब सागर क्या विश्व रक्षक की भूमिका में आ गई अपनी भारतीय नौसेना। बता दें, हिंद महासागर में इंडियन नेवी ने हमेशा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाई, लेकिन अब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। लाल सागर और अरब सागर में सोमालिया के समुद्री लुटेरों खासकर हुती विद्रोहियों ने व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया है और इंडियन नेवी ने इन हमलों के खिलाफ अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। 17 जनवरी को भारतीय नौसेना के डायरेक्टेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम जो अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी मिशन पर तैनात 10 भारतीय युद्धपोतों में से एक है। उसने MV जेन को पिकार्डी जहाज पर हमले की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई और बचाने के लिए कॉल मिलने के बाद फौरन उस कॉल का जवाब दिया, जिस पर रात के वक्त हमला किया गया था। अगली खबर बता दें, क्या अकेला पड़ रहा है पाकिस्तान। भारत के बाद ईरान अफगानिस्तान से बिगड़े रिश्ते तो क्या बोले एक्सपर्ट। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते कुछ सालों में लगातार कमजोर हो रही है, तो वहीं राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते आतंकी हमलों ने उसकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसके साथ पाकिस्तान अब दुनिया में भी अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। खास तौर से उसके 2 पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान से उसके संबंधों में हाल के समय में खटास आई है। ये दोनों ही पाकिस्तान के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। इन दोनों देशों के बिगड़े रिश्तों के बाद पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान के पड़ोसी देश अब पाकिस्तान के जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान का पतन होना तो निश्चित है, क्योंकि एक भी पड़ोसी अब पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला और पाकिस्तान वैसे ही खाई में गिर चुका है दोस्तों। अब उसको निस्नाबूद होने से कोई नहीं बचा सकता। मानते कि नहीं, इस बात को बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले, जहां इतना ही नहीं, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होगा आम चुनाव। क्या वाकई में 8 फरवरी को ही होगा। कार्यवाहक PM ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने देश में 8 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की है। मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि संचार, रेलवे तथा समुद्री मामलों के अंतरिम मंत्री शाहिद अशरफ तरार को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में गृह सचिव, 4 प्रांतीय मुख्य सचिव शामिल है। सूचना के मुताबिक इस कमेटी को चुनाव में सुरक्षा इंतजाम की निगरानी, चुनावों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा और समाधान करना जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। काकड़ पर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर सेना समर्थित राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां निक्की हेली को डोनाल्ड ट्रंप ने किया खारिज। कहा नहीं है उपराष्ट्रपति बनने की उनमें क्षमता। जी हां, अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वो निक्की हेली को नहीं चुनेंगे। उन्होंने हेली की क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं है, और जब मैं ऐसा कहता हूं तो शायद इसका मतलब ये है कि उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जाएगा। आपको बता दें कि रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रमुख दावेदार हैं। उन्होंने शुक्रवार को कॉनकॉर्ड में एक रैली के दौरान ये बात कही है। अगली खबर की ओर चले, जहां अंतरिक्ष से कितना भव्य दिखता है राम मंदिर। इसरो ने जारी की अयोध्या की तस्वीरें। जी हां, अयोध्या का राम मंदिर परिसर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, इसको इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ने रविवार को इसकी तस्वीरें शेयर की। ये फोटोज स्पेस एजेंसी ने स्वदेशी उपग्रहों से कैप्चर किए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। इनके जरिए एक तरह से अंतरिक्ष से भव्य राम मंदिर का दर्शन किया जा सकता है। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब अंतरिक्ष से राम मंदिर की तस्वीर ली गई है। इसरो की ओर से जारी की गई तस्वीरों में राम मंदिर के साथ ही अयोध्या का बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है। इनमें रेलवे स्टेशन भी नजर आ रहा है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, सबसे बड़ी खबर, असम में बढ़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध। लोगों ने लगाए राहुल गांधी गो बैक के नारे। पहले रुकवा दी थी राहुल गांधी की बस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार बोले तो 21 जनवरी को असम के नागांव क्षेत्र के अंबागन इलाके में एक भीड़ ने घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर राहुल गांधी गो बैक और अन्याय यात्रा लिखा था। ये घटना रविवार को ठीक शाम के समय में हुई। इस घटना का वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने जारी किया है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी राहुल गांधी को भीड़ से सुरक्षित निकाल कर ले जा रहे हैं। वीडियो में भीड़ को नारेबाजी करते भी सुना जा सकता है। जी हाँ, इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बस को भीड़ ने रोक लिया था। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बस से उतरकर बीजेपी के झंडे के लिए लोगों की भीड़ की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हालांकि जैसे ही कांग्रेस सांसद बस से उतरे, उन्हें सुरक्षा कर्मी और पार्टी कार्यकर्ता वापस बस के अंदर ले गए। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने अपने एक्स यानी पहले ट्विटर जो हुआ करता था उस पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग सड़कों पर हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी उन लोगों के पास पहुंचे, तभी वहां खड़े लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के जुमूगुरी हाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन पर हमला किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा पर कथित हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए जयराम रमेश ने दावा किया कि उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। तो वहीं इस संबंध में असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर राम भक्तों को जय श्री राम का नारा लगाने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए और उन्हें जय श्री राम के नारे से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हिंसा मत भड़काओ और ना ही जनता को धमकाओ। ऐसे में आप भी दोस्तों जय श्री राम कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों गुजरात में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर बड़ा पथराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बता दें, गुजरात के मेहसाणा जिले में रविवार को भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यह घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर खेरालू शहर में हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आईजी ने कहा कि घटना स्थल पर तलाशी अभियान के बाद 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस कर्मियों ने किसी भी घटना को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि पथराव में कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। यादव ने संवाददाताओं से कहा कि घटनास्थल पर स्थिति शांतिपूर्ण है और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। अगली खबर बता दें, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बदले सूर्य पीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा हम मोदी के प्रशंसक हैं। जी हां, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने मीडिया बातचीत में कहा कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं। मैंने कई बार कहा है कि उनके पीएम बनने से भारत के हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे ठीक एक दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने पहले कई बार श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि रविवार को उन्होंने इससे उलट बयान दिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब ऐसे में दोस्तों अचानक से उनका तुरंत के तुरंत पीएम मोदी की तरफ और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान पलट जाना, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपका इस पर क्या टेक होने वाला है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां राम मंदिर से होगा भारत का पुनर्निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोहन भागवत का बड़ा बयान, याद किया भारत का गौरव इतिहास। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अयोध्या में रामलला का उनके स्थान जन्म स्थान में प्रवेश और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारतवर्ष के पुनर्निर्माण के अभियान की शुरुआत होगी। भागवत ने यह भी कहा कि भारतवर्ष का पुनर्निर्माण सद्भाव, एकता, प्रगति, शांति और सभी की भलाई के लिए जरूरी है। संघ प्रमुख ने आरएसएस की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक लेख में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज के निरंतर संघर्ष का उल्लेख किया और कहा कि इस विवाद पर टकराव और कड़वाहट का अब अंत होना चाहिए। अगली खबर बता दें, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को होगी इतनी बड़ी कमाई, राम मंदिर से अयोध्या में टूरिज्म को मिलेगा बड़ा बूस्ट। जी हाँ, राम मंदिर के खुलने के बाद उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा। भारत के करीब 1.1 अरब हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या में पहले ही आर्थिक उछाल देखने को मिल रहा है। कई कंपनियां यहां बिजनेस शुरू करने जा रही है, तो प्रॉपर्टी में निवेश के स्तर पर भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूपी में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलने से उत्तर प्रदेश सरकार की भी मोटी कमाई होगी। इसके बारे में एसबीआई की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि अयोध्या के राम मंदिर और राज्य की अन्य पर्यटन योजनाओं के चलते यूपी गवर्नमेंट को मोटी कमाई होगी। रिसर्चर्स ने अनुमान जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, नवजोत सिद्धू ने नहीं बदले तेवर, कांग्रेस से बगावत के बीच राम मंदिर पर दिया बयान, पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। जी हाँ, पंजाबी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर नरम होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी ही पार्टी कांग्रेस नेताओं से कलह के बीच सिद्धू ने रविवार को फिर से मोगा में अलग रैली की। पार्टी प्लेटफॉर्म से हटकर सिद्धू की यह चौथी रैली थी। रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान राम सबके हैं, अकेले भाजपा के नहीं है। सिद्धू ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को मोगा में रैली के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो मेरे सवालों के भगौड़े हैं, यहाँ चोरों का तंत्र चल रहा है। रैली के आयोजक कांग्रेस नेता महेश इंद्र को पीपी
पीसीसी सेक्रेटरी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव कैप्टन संदीप संधू ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश इंदर सिंह उनके बेटे धर्मपाल सिंह बेटे को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि जवाब संतोषजनक न होने पर पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अगली खबर बता दें, सरकार की आलोचना नहीं कर सकेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असम में बनने जा रहा कानून। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को कहा है कि वे सरकार की आलोचना करने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के खिलाफ कानून ला रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हम उन्हें वेतन देते हैं, उन्हें आचार संहिता के तहत काम करना होगा, वे जब चाहे सरकार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रविवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को सिविल सेवा नियमों के तहत लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस बारे में असम विधानसभा में एक विधेयक रखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है, लेकिन उनका वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। हालांकि कुछ प्रोफेसर अपनी कक्षाओं से ज्यादा टीवी चैनलों पर नजर आते हैं। शर्मा ने आगे कहा कि यूजीसी उन्हें शाम को पढ़ाई के लिए समय देती है ताकि वे अपने छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, लेकिन उनमें से कई सरकार के खिलाफ राय देने में व्यस्त हैं। अगर हमें उनका वेतन देना है तो हम कुछ अनुशासन की उम्मीद करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा का क्या ये बयान सही है, क्या उनकी ये राय सही है? दोस्तों अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर, आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आज आपको बता दें कैसा आज दिन रहने वाला है। सुबह दिल्ली में रहेगा घना कोहरा, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंडक, दिन भर नहीं निकलेगी धूप। सोमवार के लिए यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, उत्तर पश्चिम दिशाओं से चली बर्फीली हवाओं से रविवार को दिन भर ठंडक महसूस हुई। सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं दोपहर बाद हल्की धूप निकली, लेकिन इससे राहत नहीं मिली। यानी आज की बात करें तो सोमवार को भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। ये शनिवार के मुकाबले करीब 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली का जाफरपुर इलाका सबसे ठंडा रहने वाला है। ऐसे में आपके यहाँ पर दोस्तों कितना टेम्परेचर है, कितनी ठंड है या गर्मी है, क्या है बताइएगा जरूर टेम्परेचर के साथ। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और साथ ही साथ दोस्तों फिर एक बार जाते जाते राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।